आज अपनी बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की। अब सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि आईआईटी ने स्टैटिस्टिक्स जैसे टॉपिक को इंक्लूड किया तो क्यों किया। एक रीजन तो ये है, अगर हम कोर इंजीनियरिंग प्रोसेसेस की बात करें तो कोर इंजीनियरिंग प्रोसेसेस और सिस्टम्स के लिए हम क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, रिलायबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, रिस्क एनालाइज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हैं और ट्रेंड्स और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हैं जिससे बेहतर परिणाम निकलते हैं। दूसरा कारण जे एडवांस में स्टैटिस्टिक्स को इंक्लूड करने का ये भी हो सकता है कि हम आज डेटा और इंफॉर्मेशन के युग में जी रहे हैं। हर चीज डेटा ड्रिवन है, चाहे वो बिजनेस हो, फाइनेंस हो, इकोनॉमिक्स हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, सोशल साइंस हो, पब्लिक पॉलिसी हो, सब कुछ डेटा डिपेंडेंट है और डेटा ड्रिवन है। और इसी सब को देखते हुए जो नए नए फील्ड्स निकल के आ रहे हैं, जैसे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो फंडामेंटली स्टैटिस्टिक्स पे रिलाई करते हैं। तो अगर आपको डेटा साइंस पढ़ना है, मशीन लर्निंग पढ़ना है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है तो आपको स्टैटिस्टिक्स अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो जैसे जैसे हमारे कंप्यूटेशनल सिस्टम्स और उनके प्रोसेसेस इवॉल्व होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही डेटा और भी कॉम्प्लेक्स और भी क्रिटिकल होते जा रहा है। तो वो चीज की फ्यूचर रिक्वायरमेंट देखते हुए शायद आईआईटी ने स्टैटिस्टिक्स को जे एडवांस में इंक्लूड करने का फैसला लिया है। अब अगर एक सिंपल भाषा में देखें कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जो कि डील करता है कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स वो टूल है जो कि आपको हेल्प करेगा एक डेटा को न सिर्फ कलेक्ट करने में बल्कि उसको एनालाइज करने में, इंटरप्रेट करने में और ऑर्गेनाइज करने में। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स डेटा पे वर्क करता है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटा के बारे में। अब अगर डेटा को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं तो डेटा के दो प्रकार हैं, एक क्वालिटेटिव डेटा और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा की बात करें तो बेसिकली क्वांटिटेटिव डेटा एक न्यूमेरिकल डेटा है। एज एक न्यूमेरिकल डेटा है, वेट न्यूमेरिकल डेटा है, मार्क्स जो आपको मिलते हैं वो न्यूमेरिकल डेटा है। तो ऐसा कोई भी चीज जिसमें इनहेरेंटली एक नंबर एसोसिएटेड है उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव डेटा। और ये जो क्वांटिटेटिव डेटा है इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक डिस्क्रीट डेटा और दूसरा कंटिन्यूअस डेटा। अगर हम एक ब्रॉड सेंस में बोलें तो डिस्क्रीट डेटा बेसिकली वो है जो कि काउंटेबल डेटा है और कंटिन्यूअस डेटा वो है जो कि मेजरेबल डेटा है। तो डिस्क्रीट डेटा में वो चीजें रहेंगी जिनकी डिस्क्रीट वैल्यूज हो सकती है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास तो इसके डिस्क्रीट वैल्यूज ये हो सकते हैं कि 10 स्टूडेंट हैं, कि 50 स्टूडेंट हैं, कि 500 स्टूडेंट्स हैं। और अगर हम कंटिन्यूअस डेटा की बात करें तो इसमें जिसमें इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज हैं, जिसमें कंटिन्यूअस रेंज है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का डेटा। तो ये तो हुआ आपका क्वांटिटेटिव डेटा। अब दूसरा जो टाइप है वो है आपका क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा को अपने कैटेगोरिकल डेटा भी बोलते हैं। तो जनरली अगर क्वालिटेटिव डेटा की बात करते हैं तो ये डेटा में मैथमेटिकल वैल्यूज नहीं रहते हैं, और अगर मैथमेटिकल वैल्यूज रहते भी हैं तो उसका कोई मैथमेटिकल सेंस नहीं है। अब इसका मतलब क्या है हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो क्वालिटेटिव डेटा को भी हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक है आपका नॉमिनल डेटा और दूसरा आपका ऑर्डिनल डेटा। अब नॉमिनल का जो सेंस है वो आता है आपका एक वर्ड से जिसका बेसिक मतलब है नाम। तो बेसिकली नॉमिनल मतलब वो डेटा जो कि लेबल करता है, तो जिसका कोई मैथमेटिकल सेंस नहीं है, जिसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ऑर्डर नहीं है। तो जैसे इसमें क्या आएगा, इसमें नाम आ जाएगा, इसमें जेंडर आ जाएगा, सिटी आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी चीज जिनका कोई न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है और जिसको हम मेजर भी नहीं कर सकते और ऑर्डर भी नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलेंगे नॉमिनल डेटा। और अगर हम ऑर्डिनल डेटा की बात करें तो ये भी आपका एक
कैटेगोरिकल डेटा होगा, लेकिन ये जो डेटा होगा ये एक किसी सेंस में ऑर्डर्ड होगा। जैसे बहुत सारे सर्वे क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि अपना एक्सपीरियंस रेट कीजिए 0 से 5 में, या फिर एक क्रम में वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, इनडिफरेंट, डिससेटिस्फाइड, वेरी डिससेटिस्फाइड। तो ये जो कैटेगरी है इसको हम बोलते हैं ये आपका ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा के दूसरे एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इसमें ऐसा हो सकता है कि किसी इकोनॉमिक सर्वे में वो पूछे कि पर्सन कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, जैसे लो इनकम, मिडिल इनकम और हाई इनकम ग्रुप। तो ये हुआ आपका डेटा के बारे में। अब यहां से हम एक्चुअली शुरू करेंगे हमारा स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स में जो सबसे पहली चीज पढ़ेंगे वो है आपका मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब टिपिकली जब हमारे पास कोई एक डेटा होता है, तो जैसे सपोज हमारे पास एक डेटा पूल है, ये डेटा पूल में हम कोशिश करते हैं एक ऐसा सेंट्रल या टिपिकल वैल्यू हो जो कि ये डेटा के बारे में हमको एक की इंफॉर्मेशन दे। तो ये सेंट्रल या टिपिकल वैल्यू है, इसको निकालने के लिए जो 3 सबसे कॉमन मेजर्स हैं वो है आपके मीन, मीडियन एंड मोड। तो यहां पे हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन एंड मोड। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीन से। अब मीन भी कई तरह के होते हैं, तो जनरली जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम या तो अरिथमेटिक मीन पढ़ते हैं, या ज्योमेट्रिक मीन पढ़ते हैं, या फिर हार्मोनिक मीन पढ़ते हैं। तो ये 3 मीन्स है जिनको हम स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं, और अक्सर कर हम इसमें अरिथमेटिक मीन ही यूज करते हैं। कि सपोज हमारे पास एक डेटा है जिसमें डेटा पॉइंट्स हैं x1, x2, x3 अप टू xn। तो n पॉइंट्स हैं जिनका डेटा हमारे पास है। तो इसका जो अरिथमेटिक मीन है इसको हम डिनोट करेंगे x बार से, और अरिथमेटिक मीन होता है वो है आपका सम ऑफ ऑल द वैल्यूज x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइड बाय n। या इसको हम लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि समेशन xi ओवर ऑल i डिवाइड बाय n। तो ये हो गया आपका अरिथमेटिक मीन। अगर ये पॉजिटिव वैल्यूज है तो वो केस में हम इसका ज्योमेट्रिक मीन भी डिफाइन कर सकते हैं, और ज्योमेट्रिक मीन होता है x1 इंटू x2 अप टू xn होल टू द पावर 1 बाय n। और इसका जो हार्मोनिक मीन होता है वो होता है आपका n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन xn प्रोवाइडेड नन ऑफ द वैल्यू इज 0। अरिथमेटिक मीन की बात करें तो वो तो बहुत कॉमनली यूज होता है। अगर स्टूडेंट लाइफ में देखें तो हमारा जो ओवरऑल परसेंटेज है वो सारे सब्जेक्ट्स का अरिथमेटिक मीन है। और भी आपको बहुत सारे सिचुएशंस मिल जाएंगे जहां पे आपको दिखता है कि हमने अरिथमेटिक मीन यूज किया है, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन हमें कहां यूज करने में आता है। अगर हम ज्योमेट्रिक मीन के लिए रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें तो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में हमें बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहां पे हम ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं। तो जैसे इन्वेस्टमेंट में आपके पोर्टफोलियो का एवरेज ग्रोथ रेट अगर निकालना है तो वहां पे हम ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं। और अगर हम हार्मोनिक मीन की बात करें तो हार्मोनिक मीन हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं अपने छोटे क्लासेस में, और ये जनरली यूज होता है कि जब हम रेट्स का एवरेज निकालते हैं। जैसे अगर आप एवरेज ट्रेवल स्पीड निकालते हैं या टाइम टेकन टू फिल अ टैंक निकालते हैं तो वहां पे हम हमेशा हार्मोनिक मीन ही यूज करते हैं। तो अरिथमेटिक मीन ज्यादा यूज होता है, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी रियल लाइफ एप्लीकेशंस में इस्तेमाल में आते हैं। स्टैटिस्टिक्स में मोस्टली हम अरिथमेटिक मीन की ही बात करते हैं। तो अगर हमारे पास एक डिस्क्रीट डेटा है जिसके ऑब्जर्वेशंस xi हैं, तो इसका जो मीन है वो आएगा आपका समेशन xi डिवाइड बाय n, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लें कि सपोज हमारे पास पहले n ऑड नंबर्स हैं, तो पहले n ऑड नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होगा। इसका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो होगा आपका 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2n-1 होल डिवाइड बाय n।
अब ये हो जाएगा आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होल डिवाइड बाय n। तो ये कितना होगा n² अपॉन n। और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि पहले n ऑड नंबर्स का जो सम है वो आपका n² होता है। तो इसका जो अरिथमेटिक मीन आएगा वो आपका n के बराबर आएगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ये कहते हैं मीन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 20 देन मीन ऑफ दिस अदर सेट इज। अब हमें पता है कि मीन क्या होता है, ये होता है समेशन xi बाय n। और ये कितना दिया है, ये दिया है आपको 20 के बराबर। अब हमको इसका मीन निकालना है, तो अगर हम इसका मीन देखेंगे तो ये हो जाएगा समेशन xi सारे xi का सम प्लस ये सीरीज कौन सा 4 + 8 से लेके 40 होल डिवाइड बाय 10। तो ये सपोज हमको ये निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका समेशन xi बाय 10। अब यहां से 4 कॉमन लेते हैं तो ये हो गया 4/10 और ये 1 + 2 से लेके 10 तक। अब समेशन xi बाय 10 कितना है, ये तो हमको दिया है 20 प्लस ये आपका 4/10 और ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो ये 10 × 11/2। तो ये 2 22 + 20 तो ये जाएगा आपका 42। तो ये क्वेश्चन का आंसर है ये सेकंड ऑप्शन 42। तो ये जो दूसरा सेट है इसका मीन 42 होगा। तो हमें दिया है कि समेशन xi बाय n ये है आपका x बार के बराबर। हमको निकालना है मीन ऑफ ये नंबर्स। तो सपोज ये x डैश का मीन निकालना है और ये आपका समेशन xi + 2i होल डिवाइड बाय n। तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन xi बाय n + 2 टाइम्स समेशन i बाय n। अब ये क्या है, ये तो है आपका x बार, तो ये हो गया x बार + 2 और समेशन i क्या है, ये आपका n + 1/2 और यहाँ पे भी ये n। तो 2 कैंसिल हो गया और n कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका x बार + n + 1 जो कि है आपका ऑप्शन 2। अब अरिथमेटिक मीन्स में वो सारे सवाल बन सकते हैं जो आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में सम ऑफ अ सीरीज के किए थे। तो इसमें आपने जो भी कुछ सीखा था सीरीज में वो सब का सब यहाँ पे काम आ सकता है। जैसे अगर एक एग्जांपल ले लें कि उसने एक डेटा सेट दिया है और ये कहते हैं इस डेटा सेट का मीन निकाल, और डेटा सेट है आपका 1/1 + 1² + 1 to the power 4, 2/1 + 2² + 2 to the power 4 और ये कंटिन्यू होता है n टर्म्स तक n/1 + n² + n to the power 4। तो इस डेटा सेट में n एंट्रीज हैं, n ऑब्जर्वेशंस हैं। इसका अगर हम जनरल टर्म देखें तो इसका जो rth टर्म होगा वो होगा r/1 + r² + r to the power 4। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशंस हैं तो इसका मतलब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस से। तो उसके लिए हमें माइनस साइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे r² ऐड कर देते हैं और r² सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ये क्या हो गया a² + b² + 2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं r/1 + r² होल स्क्वायर माइनस r²। अब ये क्या है a + b × a - b, तो ये हो जाएगा r/1 + r + r², 1 - r + r²। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 1/1 - r + r² माइनस 1/1 + r + r²। अब तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे वापस से यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा r1 टर्म। अब हमको निकालना है पहले n टर्म्स का सम। t1 लिखते हैं तो t1 क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 1/2 और ये आपका 1/1 - 1/3 सेकेंड टर्म हो जाएगा आपका। अब यहां पे 2 पुट करता है 1/3 माइनस और ये हो जाएगा आपका 1/7। t3 के लिए n के वैल्यू 3 पुट करता है तो ये हो जाएगा 1/2। अब ये 1/, ये 9 1 10 -3 7 माइनस और ये हो जाएगा आपका 10 + 1 10 + 3 13 और ये कंटिन्यू होगा आपका nth टर्म तक और ये हो जाएगा 1/2 1/1 - n + n² माइनस 1/1 + n + n²। अब Sn है पहले n टर्म्स का सम, तो इन सबको जोड़ देते हैं।
अगर इन सबको जोड़ देते हैं तो यहां पे क्या होगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ही सक्सेसिव टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे। तो इसका जो n टर्म्स का सम आएगा वो आएगा 1/2 और ये है 1 माइनस 1/1 प्लस n+n²। अगर इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका n+n²/2 1 + n+n²। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये सीरीज का अरिथमेटिक मीन। तो इसका जो अरिथमेटिक मीन आएगा वो आएगा सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय n। तो इसको n से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 1 + n/2 1 + n+n², जो कि है इसका आंसर। अब अरिथमेटिक मीन में वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ सकता है। जैसे यहां पे ये कहता है हमारे पास n बिन्स हैं जिनको हमने लेबल किया है B1 B2 B3 से लेके Bn तक। तो ओवरऑल हमारे पास n बिन्स हैं। पहले बिन में 3 बॉल्स हैं, तो पहले बिन में 3 बॉल्स, दूसरे बिन में 5, और ये कहता है इन जनरल जो आरवा बिन है उसमें उससे पहले वाले बिन से r ज्यादा बॉल्स होंगे। तो यानी इसका मतलब इसमें Br-1 प्लस r बॉल्स आएंगे। तो अब ये कहता है फाइंड द मीन नंबर ऑफ बॉल्स इन द बिन्स। अब सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकाल लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो आएंगे वो सारे बिन्स के बॉल्स का सम आएंगे 3 + 5 से लेके n टर्म्स तक। अब इसमें अगर हम देखें, सपोज किसी भी rth बिन में नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो Br है, तो हम ये रिकरिंग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि Br जो होगा वो उससे प्रीवियस बिन के नंबर्स प्लस उसमें r और ज्यादा बॉल्स इसके बराबर होगा। तो यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं Br-1 जो है वो है r के बराबर। अब r का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो ये लिखेंगे B2 - B1, ये हो जाएगा 2। अब r का वैल्यू 3 पुट किया, B3 - B2, ये हो जाएगा 3। ऐसे ही n टर्म्स तक लिख लेते हैं, तो Bn - Bn-1, ये हो जाएगा n। अब सबको जोड़ देते हैं तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये सक्सेसिव टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो Bn - B1 है वो हो जाएगा 2 + 3 से लेके n तक। अब B1 है पहले बिन में नंबर ऑफ बॉल्स। अब क्वेश्चन में दिया है कि पहले बिन में 3 बॉल्स हैं, तो यहां से हम Bn को लिख सकते हैं 3 + 2 + 3 से लेके n तक। अब इसमें एक घटा देता है और एक जोड़ देता है, तो ये Bn जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 प्लस, और ये है पहले n टर्म्स का सम, तो ये है n + 1/2, ये हो जाएगा आपका n² + n+4 होल डिवाइड बाय 2। अब ये तो है nth बिन में नंबर ऑफ बॉल्स। अगर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देखें तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आएगा वो होगा समेशन Br where r varies from 1 to n, ये हो जाएगा आपका 1/2 समेशन r² + r + 4, जो कि है 1/6 n × n² + 3n + 14, जो कि सिंपली आ जाएगा समेशन r² समेशन r + समेशन 4 का वैल्यू पुट करने से। अब हमको क्या चाहिए, हमको मीन नंबर ऑफ बॉल्स चाहिए। तो मीन नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएगा, मीन नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो कि है n/6 n² + 3n + 14 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बिन्स जो कि n है। तो ये डेटा सेट के लिए जो मीन नंबर ऑफ बॉल्स आएगा वो आएगा n² + 3n + 14 होल डिवाइड बाय 6। अब यहां कहता है कि मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस इज 36। तो हमारे पास समेशन xi/50 ये दिया है आपको 36। तो सारे वैल्यूज ऑफ x का सम कितना, 36 × 50, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1800। अभी कहते हैं इसमें से 2 ऑब्जर्वेशंस 30 और 42 डिलीट कर दिया। तो अगर ये ऑब्जर्वेशन डिलीट कर दिए तो इसका जो नया सम है वो हो जाएगा 1800 -
30 माइनस 42, तो ये हो गया आपका 1728। और यहां पे अब नंबर ऑफ आइटम्स रह गए 48, तो इसका जो नया मीन है वो जाएगा आपका समेशन xi डैश अपॉन 48, मतलब 1728 डिवाइड बाय 48, जो कि है आपका 36, ऑप्शन 2। अभी क्वेश्चन में कहता है फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो इसका जो अरिथमेटिक मीन आएगा वो आएगा आपका समेशन, और ये कितना ही हो जाएगा 2r माइनस 1, 2r प्लस 1 और 2r प्लस 3 होल डिवाइड बाय n। अब इसको हम लिख सकते हैं समेशन 4r स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2r प्लस 3 होल डिवाइड बाय n, और ये हो जाएगा आपका समेशन 8r क्यूब प्लस 12r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 3 होल डिवाइड बाय n। अब ये समेशन को स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय n, और ये 8, और समेशन r क्यूब कितना n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर, और यहाँ 12 n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 6 माइनस 2 n प्लस 1 बाई 2 और माइनस 3n। तो यहाँ पे n सब जगह कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 2, तो 2 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 स्क्वायर, और यहाँ पे 2 टाइम्स n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2n n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n प्लस 2 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, और ये माइनस n माइनस 4, तो ये कितना ही हो गया 2n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, 8n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 6n माइनस n प्लस 7n माइनस 2, तो इसका जो अरिथमेटिक मीन है वो आ जाएगा आपका 2n क्यूब प्लस 8n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 2, ऑप्शन 4। अब ये क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 20 है, और जिसका पहला टर्म 3 है और कॉमन रेशियो 1/2 है। एक नया डेटा कंस्ट्रक्ट किया है जिसमें हमने xi को रिप्लेस किया है xi माइनस आई स्क्वायर से, तो ये जो नया डेटा है इसका मीन हमको निकालना है। अब नए डेटा का अगर मीन निकालना है तो ये हो जाएगा आपका समेशन xi माइनस आई होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, और n कितना है 20, तो ये हो जाएगा आपका समेशन xi स्क्वायर प्लस समेशन आई स्क्वायर माइनस 2 समेशन आई इंटू xi डिवाइड बाय 20। अब ये तीनों चीजें हमें निकालना है। अगर समेशन xi स्क्वायर की बात करते हैं तो ये सीरीज एक जीपी होगी, तो x1 कितना 9, फिर कितना 9/2 स्क्वायर 9/2 टू द पावर 4, 20 टर्म्स है, तो इसका जो सम है हो जाएगा a 1 माइनस r टू द पावर n, तो 2 टू द पावर 40 अपॉन 1 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये कितना ये हो जाएगा 3/4, तो 12 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 40, और ये हमारा पहला रिजल्ट। दूसरा सिंपल है, दूसरा है समेशन आई स्क्वायर, तो ये आपके पहले 20 टर्म्स का सम n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 6, तो ये कितना 10, ये 3, ये 7, तो ये 2870, और ये हमारा सेकंड रिजल्ट। और फिर आते हैं अपने तीसरे रिजल्ट पे, और वो है समेशन
i इंटू एक्स आई। अभी क्या है, ये है 1 इंटू x1 कितना 3, फिर 2 इंटू 3/2, 3 इंटू 3/2 स्क्वायर से लेके 20 इंटू 3/2 19। सपोज ये है आपका s। अब इसको एक बार और लिखते हैं, लेकिन एक टर्म छोड़ के, और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3/2, ये 2 इंटू 3/2 स्क्वायर, और लास्ट में आएगा आपका 20 इंटू 3/2 अब पहली सीरीज में से दूसरी सीरीज को सब्ट्रैक्ट कर देता है, तो ये हो जाएगा आपका s/2, और यहां पे ये हो जाएगा 3, कॉमन ले लिया, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर 20 टर्म्स तक, और फिर माइनस 20 इंटू 3/2 ये हो जाएगा आपका s इक्वल 6 इंटू, और ये है a 1 माइनस r⁴n/1 माइनस r, और माइनस 120/2, तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 12/2 माइनस 120/2। अब यहाँ से 12 कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस 11/2, और ये है हमारा तीसरा रिजल्ट। अब तीनों वैल्यू हमारे पास है, तो आपका जो मीन है वो है सिग्मा xi² प्लस सिग्मा i² माइनस 2 सिग्मा ixi/20। अब सिग्मा xi² कितना, ये है आपका 12 इंटू 1 माइनस 1/240 होल डिवाइड बाई 20 प्लस i² कितना है, ये है 2870 माइनस 2 इंटू, और ये वैल्यू है आपका 12 इंटू 1 माइनस 11/220, दिस डिवाइड बाई 20 एंड दिस डिवाइड बाई 20। अब क्या पूछता है वो, अब वो पूछता है कि इस मीन का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालो। तो हमको ये मीन का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना है। अब ये 1/240 वाले टर्म्स ये तो बहुत छोटे हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो इंटीजर पार्ट को कंट्रीब्यूट करेगा वो कंट्रीब्यूट करेगा 12/20 प्लस 2870/20 और माइनस 24/20, और ये वैल्यू है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 142.9। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो आएगा आपका 142। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका 142। अब यहां पे दो वर्ड्स और हैं जिनको हम बार बार यूज करेंगे। एक है आपका ओरिजिन और दूसरा है आपका स्केल। तो कई बार वो आपको बोलेगा कि आपने ओरिजिन शिफ्ट किया है, या फिर वो आपको बोलेगा कि आपने स्केल चेंज किया है। तो जब हम ओरिजिन चेंज करने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने हर डेटा एलिमेंट को किसी वैल्यू से या तो बढ़ा दिया है या कम कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज एक क्लास में मैथ्स का टेस्ट हुआ और सबको बहुत कम मार्क्स आए, तो टीचर ने सबको 10 मार्क्स का ग्रेस दे दिया। तो यहां पे जितने भी वैल्यूज थे वो सारे के सारे वैल्यूज 10 से इंक्रीज हो गए। तो यहां पे हमने डेटा का ओरिजिन चेंज कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि जैसे डेटा हमारे पास है और हमने वो डेटा को कोई नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया। तो जैसे हमने सपोज एक डेटा को a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब a 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। तो सारी की सारी वैल्यूज a के अकॉर्डिंग या तो एक्सपैंड हो जाएंगी या श्रिंक हो जाएंगी। तो वो केस में हम बोलेंगे यहां पे हमने उसका स्केल चेंज किया है। तो अगर हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको हम डिनोट कर रहे हैं xi से,
इसका जो मीन आएगा वो आएगा आपका समेशन xi बाई n से। और अगर ये n ऑब्जर्वेशंस को हमने स्केल चेंज कर दिया और इसका ओरिजिन चेंज कर दिया, तो अब हर ऑब्जर्वेशन हो गया आपका a xi प्लस b। यहां पे ये जो b है ये चेंज करता है उसका ओरिजिन, और ये जो a है ये चेंज करता है उसका स्केल। तो इसका जो नया मीन आएगा, तो सपोज ये xn जो आएगा वो आएगा आपका समेशन a xi प्लस b होल डिवाइड बाय n। अब इसको हम लिख सकते हैं a इंटू समेशन xi बाय n प्लस समेशन b बाय n। अब ये हो गया आपका a। अब समेशन xi बाय n क्या है, ये आपका पुराना मीन है, तो ये हो गया आपका a x बार प्लस, और b कांस्टेंट है तो समेशन b क्या हो जाएगा, समेशन b हो जाएगा आपका b इंटू n, और b इंटू n अपॉन n सिंपली हो जाएगा आपका b। तो अगर आपने हर डेटा वैल्यू को a और b के हिसाब से चेंज किया है तो इसका मीन भी उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो इसका एक मतलब यह है कि किसी भी डेटा सेट का जो मीन है वो डिपेंड करता है ओरिजिन और स्केल पे। तो अगर आपने डेटा सेट का ओरिजिन या स्केल चेंज कर दिया तो उसी के हिसाब से आपका मीन भी चेंज हो जाएगा। तो ये तो हुआ अरिथमेटिक मीन जबकि डेटा अनग्रुप्ड है। अब हम बात करेंगे अरिथमेटिक मीन का जब हमारे पास ग्रुप डेटा है। तो ग्रुप डेटा में सपोज हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं, x1, x2, x3, xn। तो ये हमारे हुए ऑब्जर्वेशंस, और ईच ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी है आपका fi। तो यहां पे हम लिखेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। तो सपोज x1 f1 टाइम्स आता है, x2 f2 टाइम्स आता है, और xn fn टाइम्स आता है। तो ये केस में हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है xi और हर ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी है fi। तो इसका जो मीन आएगा वो आएगा आपका समेशन xi fi अपॉन समेशन fi ओवर ऑल i। तो बेसिकली ये केस में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस क्या रहेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस रहेगा आपका x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस xn fn, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं समेशन xi fi से। और जो टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n वो आएगा आपका सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज समेशन fi, जो कि आपका f1 प्लस f2 प्लस fn के। तो यहां से हम ये ग्रुप्ड डेटा का मीन निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें कि सपोज कोई एक क्लास है, वो क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। तो मैथ्स के टेस्ट में उनको मार्क्स आए सपोज x आए, और मार्क्स आए सपोज 40, 50, 60, 70 और 80, और जो उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स fi, तो 40 एक को आया, 50 2 को आया, 60 3 को आया, 70 भी 3 को आया, और 80 1 को आया। अब हमको क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज मार्क्स या फिर मीन मार्क्स निकालना है। तो इनका जो एवरेज मार्क्स आएंगे वो आएंगे आपके समेशन xi fi अपॉन समेशन fi। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया 40 प्लस 50 इंटू 200, 60 इंटू 3 180, 70 इंटू 3 210 प्लस 80 इंटू 1 80 डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। अब ये कितना, ये 10 क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में 10 है, सो दिस इज डिवाइड बाय 10। तो यहां 0 से ये सारे जीरोस कैंसिल हो गए। अब 18 प्लस 8 26, 26 और 4 30, 30 और 10 40, 40 प्लस 21 इज 61। जो क्लास के मीन मार्क्स आएंगे या जो एवरेज मार्क्स आएंगे वो आएंगे आपके 61 के बराबर।
तो जनरली जब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम टेबल बना लेते हैं कि यहाँ पे xi लिखा, fi लिखा और यहाँ पे xi इंटू fi लिखा। तो ये 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसीज 1, 2, 3, 3, 1। इसको मल्टीप्लाई करके कितना 40, 100, 180, 210, 80। अब यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे तो ये 10 आ गया। तो ये क्या है, ये आपका समेशन fi है और यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं तो ये आपका xi इंटू fi आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 610। तो आपको जो मीन आएगा वो आएगा आपका समेशन xi fi अपॉन समेशन fi, जो कि आपका 610 डिवाइड बाई 10 जो कि 61 है। तो इस तरीके से हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे जब ग्रुप डेटा है फ्रीक्वेंसीज के साथ। अब कई बार ऐसा होगा कि ग्रुप डेटा में आपको जो डेटा दिया है उसमें ऑब्जर्वेशन की वैल्यू नहीं है बल्कि एक कंटिन्यूअस इंटरवल है। तो कई बार आपको डेटा कंटिन्यूअस इंटरवल में दिया जाएगा और वो केस में आपको उसका मीन निकालना है। जैसे कि अगर एग्जांपल ले लें, जो मार्क्स हैं वो मार्क्स का क्लास इंटरवल दिया है। तो जैसे वो कहता है कि क्लास इंटरवल में मार्क्स हैं 10 से लेकर 25 तक, 25 से 40, 40 से 55 और सपोज 55 से 70 और यहां पे उनकी फ्रीक्वेंसीज वो है आपका 2, 3, 3 और 2। अब ये केस में हमको क्लास का एवरेज मार्क्स या मीन मार्क्स निकालना है। अब ये केस में हम क्या करेंगे, ये केस में हम कोशिश करते हैं कि हर इंटरवल में से एक ऐसी वैल्यू निकालें जो कि उसका एक रिप्रेजेंटेटिव हो। तो जनरली ये केस में हम करते ही हैं, हम ये मानते हैं हर क्लास इंटरवल में ये फ्रीक्वेंसी सेंट्रल मार्क के अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पे हम जो क्लास का मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट वैल्यू को सेंट्रल वैल्यू अज्यूम कर लेता है। तो यहां पे वो वैल्यू या वो डेटा ऑब्जर्वेशन जो इस क्लास को रिप्रेजेंट करेगी उसको हम डिनोट करेंगे xi से, और जो xi होगा वो इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होगा। तो 10 और 25 इसका मिड पॉइंट कितना, 35 डिवाइड बाई 2 17.5, 25 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 32.5, ये हो जाएगा आपका 47.5 और यहां है आपका 62.5। तो ये आपके सेंट्रल वैल्यूज आ गए। अब सेंट्रल वैल्यू है, उनकी फ्रीक्वेंसी है, तो यहां से हम ये क्लास का एवरेज या उसका मीन निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे xi fi, तो यह है 17.5 इंटू 2 35, दूसरा है 32.5 इंटू 3 97.5, तीसरा है 47.5 इंटू 3 142.5 और चौथा है 62.5 इंटू 2 125। अब समेशन fi कितना, ये हो गया आपका 5 and 5 10 और समेशन xi इंटू fi कितना, ये हो गया आपका 400। तो ये केस में जो क्लास के एवरेज मार्क्स या मीन मार्क्स आएंगे वो आएंगे आपके 400 डिवाइड बाई 10 जो कि है आपका 40। अब ये जो मेथड है, ये मेथड को हम बेसिकली बोलते हैं ये आपका डायरेक्ट मेथड। तो ये डायरेक्ट मेथड में आपने क्या किया, सीधे आपने मिड पॉइंट निकाला क्लास इंटरवल का और सेंट्रल वैल्यू को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ लेके आपने वो क्लास का मीन निकाल लिया। अब कई बार ऐसा होता है कि कई बार जब आप डेटा यूज कर रहे हैं वो डेटा में वैल्यूज बहुत बड़े हैं और ये जो कैलकुलेशन है मीन का, ये कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें हमको एक चीज पता है कि अगर हमारा डेटा सेट xi है और उसका मीन x बार है, तो हम ये डेटा सेट को ट्रांसफॉर्म कर दें ax प्लस b से, तो इसका जो नया मीन आता है वो आता है आपका ax बार प्लस b। तो हम क्या करेंगे कि हम xi से x बार निकालने की बजाय हम वो डेटा सेट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे जिससे वैल्यूज थोड़े छोटे हो जाएं और फिर उसका हम न्यू मीन निकालेंगे और उस नए मीन को यूज करके इस फॉर्मूले से हम
गिवन सीरीज का मीन निकाल सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करते हैं? तो यूज करने का तरीका ये है, सपोज आपके पास डेटा सेट है x1 जिसका फ्रीक्वेंसी है f1, x2 फ्रीक्वेंसी है f2, xn फ्रीक्वेंसी fn। तो हम हर ऑब्जर्वेशन में से कोई एक नंबर a को घटा देते हैं और उसको किसी नंबर h से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सारे ऑब्जर्वेशंस को a से घटा दिया और h से डिवाइड कर दिया। तो ये दूसरा हो गया आपका x2 माइनस a अपॉन h, xn माइनस a अपॉन h। और अब ये जो छोटे वैल्यूज हैं इनके साथ हमने मैनिपुलेट करके इसका नया मीन निकाल दिया। तो इसका जो नया मीन आएगा, सपोज xn बार, अब हमको पता है क्योंकि आपने डेटा को इस तरह से चेंज किया है, तो इसका जो मीन आएगा वो आएगा आपका x बार माइनस a इंटू h। तो आपको पुराना मीन निकालने के लिए नए मीन में h से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और a को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप a घटाते हैं और h से डिवाइड करते हैं तो मीन निकालने के लिए आप जो नया मीन आएगा उसको h से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें a ऐड करेंगे। अब जैसे इसी एग्जांपल की बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास जो वैल्यूज है वो है 17.5, 32.5, 47.5 और 62.5। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम कोई भी एक वैल्यू को, सपोज 32.5 को a मान लेते हैं। तो सपोज आपका जो a है वो है आपका 32.5। तो यहां पे हम अगर लिखें xi माइनस a, सो 17.5 माइनस 32.5 ये हो गया आपका माइनस 15, यहां पे हो जाएगा 0, यहां पे हो जाएगा आपका प्लस 15 और ये हो जाएगा 30। तो यहां पे हमने जो a लिया है वो है 32.5 और यहां पे हम h भी कंसीडर कर लेते हैं। तो h को सपोज 15 मान लेते हैं। तो h को अगर 15 मान लिया तो यहां पे अगर हम लिखेंगे xi माइनस a अपॉन h, तो ये क्या हो गया, -1, 0, 1 और 2। तो यहां पे इसको लेके और इसकी फ्रीक्वेंसी को लेके इसका हम नया मीन निकाल सकते हैं। तो इसका जो नया मीन आएगा वो आएगा आपका 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज जो कि 10 है। अब ये कितना हो गया, आपका 4 और 3 7 -2 5। तो ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 1/2। अब हमको पता है कि ये जो xn है ये होगा आपका x बार माइनस a अपॉन h। इसको लिखते हैं, ये कितना है, ये आपका 1/2 और x बार हमको निकालना है, a है आपका 32.5 और h कितना है, h है आपका 15। तो यहां से जो आपका x बार आएगा वो आएगा आपका 32.5 प्लस 15/2 जो कि है 40 के बराबर। तो यहां से क्या हुआ, यहां से हमारी कैलकुलेशन एकदम सिंप्लीफाई हो गई। तो ये मेथड यूज करके हम मीन आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मीन है वो डिपेंड करता है ओरिजिन पे और उसके स्केल पे। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मैंगोज दिया है और उसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए हैं। तो यानी कि 15 बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ मैंगोज 50 से 52 के बीच में है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चंस को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसको कंटिन्यूअस बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्लास के बीच में जो गैप है वो 1 यूनिट का है। तो ये 1 यूनिट के गैप को आधा आधा हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे 50 में से 0.5 माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 49.5 से 52.5। ये हो जाएगा आपका 52.5 से 55.5। ये हो गया आपका 55.5 से 58.5। यहाँ पे होगा 58.5 से 61.5 और ये हो जाएगा आपका 61.5 से 64.5। तो यहां पे हम वो क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस बना सकते हैं। अब क्योंकि हमको ऑब्जर्वेशन चाहिए, ऑब्जर्वेशन हम सेंट्रल वैल्यू से ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका fi, यहां से हम निकालेंगे xi। अब मिडिल वैल्यू कितना, 50 और 52 का मिडिल वैल्यू 51 और ये जो 49.5 और 52.5 है इसका भी मिडिल वैल्यू 51 ही आएगा। तो यहां पे आपने चाहे कंटिन्यूअस ले लो या इस फॉर्म में ले लो, दोनों से जो मिडिल वैल्यू आएंगे वो सेम ही आएंगे। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहां पे ये हो जाएगा 51, 54, 57, 60 और
63। अब यहां पे हमको इसका मीन निकालना है, तो हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। तो यहां पे सपोज इस 57 को ए मान लेते हैं, तो ए हो गया आपका 57। तो xi माइनस ए कितना है, ये हो गया 51 माइनस 57 माइनस 6 माइनस 3 0 3 और 6। और यहां पे अगर h लेना है तो h सपोज 3 ले लेते हैं, तो xi माइनस ए अपॉन h ये हो जाएगा आपका -2 -1 0 1 और 2। अब इसको और फ्रीक्वेंसी को यूज करके हम नया मीन निकाल लेते हैं। तो आपका जो नया मीन आएगा वो आएगा आपका 15 इंटू -2, तो ये हो गया आपका -30। 110 -1, तो ये हो गया -110 प्लस 0 प्लस 115 प्लस 50 होल डिवाइड बाय समेशन fi। अब समेशन fi कितना हो गया, ये हो गया आपका 400, तो ये डिवाइड बाय 400, तो ये हो गया आपका 25 डिवाइड बाय 400, जो कि आपका 1/16। अब ये जो नया मीन है यहां से हम पुराना मीन निकालेंगे, ये हो गया x बार माइनस ए, ये 57 अपॉन h 3, और ये हो जाएगा आपका 1/16 के। तो यहां से जो x बार का वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 57.1875। तो किसी भी बॉक्स में जो मीन नंबर ऑफ मैंगोज आएंगे वो आएंगे 57.1875। तो इस तरीके से हम किसी भी डेटा का मीन निकालते हैं। अब इसमें हमें n+1 वैल्यूज दिए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज दिए हैं। अभी कहता है इस डेटा का मीन निकालो, तो इसका जो मीन है वो जाएगा सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। अब सिग्मा xi fi मतलब अब ये है 0 इंटू NC0, तो एक काम करते हैं, NC1 इंटू 2 NC2 इंटू 2 स्क्वायर से लेके NCn इंटू 2 टू द पावर n। अब इसमें NC0 जोड़ देते हैं और NC0 इसमें से घटा देते हैं, डिवाइडेड बाय समेशन f, और समेशन f कितना NC0 प्लस NC1 प्लस NCn। अगर हम ये सीरीज देखें, ये सीरीज क्या है, ये सीरीज है आपका NCR इंटू एक्स टू द पावर r, तो ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो ये सीरीज हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन, और ये क्या है, ये सीरीज है आपका NC0 से लेके NCn, जो होता है 2 टू द पावर n। तो इसका जो मीन है वो हो जाएगा 3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n, और उसने क्वेश्चन में दिया है ये वैल्यू है 728 अपॉन 2 टू द पावर n के। तो 2 टू द पावर n कैंसिल हो गया, तो 3 टू द पावर n कितना 729, और 729 मतलब 3 टू द पावर 6, तो यहां से जो n का वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 6। सो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 6। तो हमने देखा कि हम 3 मीन्स यूज कर सकते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और हमें ये भी पता है कि स्टैटिस्टिक्स में ज्यादातर हम अरिथमेटिक मीन ही निकालेंगे। ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ज्योमेट्रिक मीन पॉसिबल है सिर्फ जब ऑब्जर्वेशंस आपके पॉजिटिव होते हैं। तो अगर ऑब्जर्वेशन 0 है या नेगेटिव है तो वो केस में हम ज्योमेट्रिक मीन की बात नहीं करेंगे। और हार्मोनिक मीन के केस में भी एक कोई भी आपका ऑब्जर्वेशन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इनके फॉर्मूले को दोबारा लिखें, तो अगर सीरीज है xi और इसकी फ्रीक्वेंसी है fi, तो इसका जो अरिथमेटिक मीन हो जाएगा वो आ जाएगा आपका समेशन xi fi अपॉन समेशन fi। इसका जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो आएगा आपका प्रोडक्ट ओवर ऑल i xi टू द पावर fi होल टू द पावर 1 अपॉन समेशन fi, और इसका जो हार्मोनिक मीन आएगा वो आएगा आपका समेशन fi अपॉन समेशन fi अपॉन xi। अगर ये तीनों जीएम्स बराबर हैं तो ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ जब सारे के सारे नंबर्स आपके बराबर आएंगे। तो अगर आपके सारे नंबर्स बराबर हैं वही केस में
आपका अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा और वो आपका हार्मोनिक मीन के बराबर आएगा। और अगर नंबर्स डिस्टिंक्ट हैं तो वो केस में अरिथमेटिक मीन सिंपली बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन के और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा HM के। तो इन जनरल AM is greater than equal to GM, that is greater than equal to HM। अरिथमेटिक मीन्स में एक और चीज है जिसको हम पढ़ते हैं और उसको हम बोलते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो जैसे हमारे पास डेटा वैल्यूज हैं x1, x2, x3, xn और इनके इंडिविजुअल वेट्स हैं w1, w2, w3 से लेके wn तक। तो इसका जो वेटेड अरिथमेटिक मीन आएगा वो आएगा आपका w1x1 प्लस w2x2 अप टू wnxn होल डिवाइडेड बाय w1 plus w2 up to wn, or we can simply write this as summation wixi over all I upon summation wi। तो इस तरीके से हम वेटेड AM निकाल सकते हैं। अब यहां पे कहता है वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो यहां पे हमारे पास एक सीरीज है 1 2 3 4 से लेके n तक। तो ये आपका xi और इनके जो वेट्स हैं वो है आपके 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक। अब हमको इसका वेटेड मीन निकालना है। तो इसका जो वेटेड मीन आएगा वो आएगा आपका समेशन xi wi अपॉन समेशन wi। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब और यहां से लेके n क्यूब तक अपॉन समेशन wi कितना 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक। तो ये है n प्लस 1/2 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका n प्लस 1 2n प्लस 1 और यहाँ पे इसको 2 into 3 कर देता है। तो ये n प्लस 1/2 कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 3n प्लस 1 अपॉन 2 into 2n प्लस 1 जो कि है आपका ऑप्शन 2। अब सीक्वेंस एंड सीरीज के सवाल वेटेड मीन में भी बन सकते हैं। अभी कहता है हमें डेटा सेट दिया है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 से लेके फैक्टोरियल n तक और इनके जो वेट्स हैं वो हमको दिए हैं 5, 11, 19, 29 n टर्म्स तक। अब अगर हम किसी भी जनरल टर्म को XR को देखें तो वो तो सिंपली है आपका फैक्टोरियल R। हम इसका WR निकालते हैं तो उसके लिए हमको ये सीरीज सॉल्व करना पड़ेगा। सीरीज है 5, 11, 19, 29। डिफरेंस निकालते हैं। अब इसका डिफरेंस कितना 6, 19 में से 11 गया तो कितना 8, ये कितना 10, इसका डिफरेंस 2, यानी कि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस वो कांस्टेंट है। तो हमको पता है कि इसका जो R1 टर्म होगा वो एक क्वाड्रेटिक टर्म होगा तो हम उसको लिखेंगे AR स्क्वायर प्लस BR प्लस C। अब यहां पे R के वैल्यू 1 पुट करते हैं तो T1 हो जाएगा A प्लस B प्लस C। पहला टर्म 5, सेकेंड टर्म के लिए R के वैल्यू 2 4A प्लस 2B प्लस C, सेकेंड टर्म 11 और थर्ड टर्म के लिए 9A प्लस 3B प्लस C इक्वल्स 19। अब सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3A प्लस B इक्वल 6। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 5A प्लस B इक्वल्स 8। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 2A इक्वल्स 2। तो A का वैल्यू हो जाएगा आपका 1। तो A आपका 1 है और A का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो B का वैल्यू आपको 3 मिल जाएगा। तो A और B आ गया तो यहां से A और B का वैल्यू पुट करेंगे तो C का वैल्यू 1 आ गया। तो यानी कि इसका मतलब कि ये जो सीरीज है 5, 11, 19, 29 इसका जो जनरल टर्म है वो है R स्क्वायर प्लस 3R प्लस 1। तो इसका मतलब जो हमें डेटा सेट दिया है उसमें
ऑब्जर्वेशन है फैक्टोरियल आर और उसका करस्पॉन्डिंग वेट है आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1। अब हमको इसका वेटेड मीन निकालना है। अब वेटेड मीन निकालने के लिए हमको दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए? एक तो हमको चाहिए समेशन WR/XR वेयर R वेरीज फ्रॉम 1 to n, और दूसरा में चाहिए समेशन WR R वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो सबसे पहले समेशन WR ही निकाल लेते हैं। तो जो समेशन WR है R वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये हो जाएगा सिग्मा R स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1 वेयर R वेरीज फ्रॉम 1 to n, और ये हो जाएगा आपका n प्लस 1 2n प्लस 1 by 6 प्लस 3 समेशन R इज n प्लस 1 by 2 प्लस n। अब यहां पे n by 6 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस ये हो गया 9 n प्लस 1 प्लस 6, ये हो गया n by 6, और ये है 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 9n प्लस 9 प्लस 6, तो ये हो जाएगा n by 6, और ये है 2n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 16, 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8 डिवाइड बाय 3। तो ये है हमारा पहला रिजल्ट। अब दूसरा रिजल्ट हमें जो निकालना है वो है समेशन R वेरीज फ्रॉम 1 to n WR into XR। ये जगह समेशन R वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब WR क्या है? ये है R स्क्वायर 3r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल R। तो इसको हम मान लेते हैं ये है हमारा सपोज सीरीज का टर्म TR। तो ER है R स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल R। अब इसको हम सम करेंगे n टर्म्स तक, और उसके लिए हम यूज करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल R। तो ये है आपका R स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल R माइनस फैक्टोरियल R। अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका R प्लस 2 R प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल R माइनस फैक्टोरियल R। अब ये क्या है? ये आपका फैक्टोरियल R प्लस 2। तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल R प्लस 2 माइनस फैक्टोरियल R। अब पहला टर्म लिखा तो T1 क्या है? T1 है फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 1। सेकेंड टर्म है आपका फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 2। ऐसे ही तीसरा टर्म फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 3। अब यहां पे n माइनस 1 के लिए ये हो जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल n माइनस 1, और जो nth टर्म है हो जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 2 माइनस फैक्टोरियल n। अब इन सबको अगर जोड़ देंगे तो यहां से हमें ये सीरीज का सम मिल जाएगा। तो ये जो Sn है ये हो जाएगा आपका, अब यहां पे फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, ऐसे ही फैक्टोरियल 4 कैंसिल होते चले जाएगा, यहां 2 बचे तो यहां पे भी 2 बचेंगे। तो ये जो सीरीज का सम है ये है फैक्टोरियल n प्लस 2 प्लस फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल 1 माइनस फैक्टोरियल 2। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहां पे फैक्टोरियल n प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा n प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 3। तो ये है आपका, जो कि आपका समेशन WR/XR वेयर R वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो ये आपका n प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 3। अब दोनों आ गए हमारे पास।
तो यहां से हम इसका वेटेड मीन निकाल सकते हैं। तो इसका जो वेटेड मीन आएगा वो आएगा सिग्मा WR/XR अपॉन सिग्मा WR। अब सिग्मा WR/XR क्या, ये है n+3 इंटू फैक्टोरियल n+1 -3 अपॉन सिग्मा WR। सिग्मा WR कितना, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, ये है n इंटू n स्क्वायर प्लस 6n+8 होल डिवाइड बाई 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू n+3 फैक्टोरियल n+1 -3 अपॉन n इंटू n स्क्वायर प्लस 6n+8। तो ये हो गया आपका वेटेड अरिथमेटिक मीन। कई बार मीन में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे वो आपसे कंबाइंड मीन की बात करेगा। सपोज हमारे पास दो सीरीज हैं जिसमें पहली सीरीज में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है n1 और इसका मीन है x1 बार, और एक दूसरा सीरीज है जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है n2 और इसका मीन है x2 बार। तो अगर इन दोनों सीरीज को कंबाइन कर लेते हैं तो इनका कंबाइंड मीन क्या आएगा वो हमें निकालना है। अब हमें पता है कि x1 बार क्या होगा, ये हो गया समेशन x1i डिवाइड बाई n1। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि पहली सीरीज के सारे एलिमेंट्स का सम वो हो जाएगा आपका n1 x1 बार। इसी तरीके से दूसरी सीरीज के सारे एलिमेंट्स का सम ये हो जाएगा आपका n2 x2 बार। तो इसका जो कंबाइंड मीन आएगा वो आएगा आपका सारे एलिमेंट्स का सम, और सारे एलिमेंट्स का सम मतलब क्या, ये प्लस ये। तो अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब कितना हो गया, ये हो गया n1 प्लस n2। तो हम लिखेंगे इसको n1 प्लस n2। तो इस तरीके से हम कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। और इसी चीज को अगर हम जनरलाइज कर दें कि सपोज हमारे पास n1 ऑब्जर्वेशंस हैं जिनका मीन x1 है, n2 ऑब्जर्वेशंस हैं जिनका मीन x2 है, और nk ऑब्जर्वेशंस हैं जिसका मीन xk है। तो इन सबको अगर कंबाइन कर देंगे तो इसका जो कंबाइंड मीन आएगा वो आएगा आपका n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार से लेके nk xk बार अपॉन n1 प्लस n2 अप टू nk, या फिर सिंपली ओवर ऑल i ni x बार i अपॉन समेशन ni ओवर ऑल i। ये कंबाइंड मीन के कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी कहते हैं अ ग्रुप ऑफ आइटम्स हैज मीन 6, इफ द मीन ऑफ 4 ऑफ दीज आइटम्स इज 7.5 देन द मीन ऑफ रिमेनिंग आइटम्स इज। तो हम क्या करेंगे, ये ग्रुप को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अब ग्रुप 1 में 4 आइटम्स हैं और इनका जो मीन है वो है 7.5। ग्रुप 2 में कितना, 6 आइटम्स हो गए और इसका मीन हमको निकालना है, और जो कंबाइंड मीन है वो आपको दिया है 6। अब हमको पता है कंबाइंड मीन जो होता है वो होता है आपका n1 x1, तो 4 इंटू 7.5 प्लस 6 इंटू x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। तो ये कितना हो, ये हो गया आपका 10, तो ये 60, ये 30 प्लस 6 x2 बार 35। तो ये जो x2 बार है ये हो जाएगा आपका 5। तो जो बाकी के 6 ऑब्जर्वेशंस हैं उनका मीन आएगा आपका 5 के बराबर, जो कि आपका ऑप्शन 4। अभी क्वेश्चन कहते हैं मंथली सेल्स फॉर फर्स्ट 11 months फॉर अ सर्टेन सेल्समैन इज 12,000, बट ड्यू टू हिज इलनेस द एवरेज सेल्स ऑफ द होल ईयर केम डाउन टू 11,375 द वैल्यू ऑफ सेल ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। तो हम क्या करेंगे, हम ये समझेंगे कि हमारे पास दो सेट ऑफ डेटा है, एक सेट में 11 महीने हैं और उन 11 महीने का जो एवरेज है वो 12,000 है, और एक दूसरा सेट है जिसमें सिर्फ एक ही महीना है और वो महीने का सैलरी या वो महीने का सेल हमको निकालना है, वो सपोज x2 बार है, और हमें दिया है कि इसका जो कंबाइंड मीन है वो है आपका 11,375। अब हमें पता है कंबाइंड मीन होगा आपका n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। तो n1 x1 बार ये कितना, ये हो जाएगा 11 इंटू 12,000 प्लस 1 इंटू x2 बार
अपॉन n1 प्लस n2, ये कितना 12। तो यहां से अगर हम x2 बार निकालेंगे ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 11,375 माइनस 11 इंटू 12,000। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आता है आपका 4,500। जो आखिरी महीने में इसका सेल हुआ वो हुआ आपका 4,500, जो कि है आपका ऑप्शन 1। अब यहाँ पे कहता है एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन इज 30, द एवरेज एज ऑफ मैन इज 32 एंड दैट ऑफ वुमेन इज 27, परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द ग्रुप इज। तो सपोज ग्रुप में M आदमी है और W औरतें हैं, तो यहां पे हमारे पास दो ग्रुप्स हो गए, एक मैन का ग्रुप। अब मैन के ग्रुप में नंबर ऑफ मैन M है और इसका जो मीन है वो है 32, और दूसरा ग्रुप है विमेन का, तो वहां पे नंबर ऑफ विमेन W है और विमेन का जो एवरेज एज है वो है 27। अब कंबाइंड मीन वो है आपका 32M प्लस 27W अपॉन M प्लस W, और ये किसके बराबर दिया है, ये है आपका एवरेज एज पूरे ग्रुप का 30, तो ये होगा आपका 30, यानी कि 32M प्लस 27W, दिस इज 30M प्लस 30W। तो यहां से हम लिखेंगे 2M इक्वल्स 3W और W अपॉन M इज 2/3। अब विमेन का परसेंटेज निकालना है तो हम कंपोनेंट डिविडेंड यूज करेंगे, तो W अपॉन W प्लस M, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस 3, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता है, तो ये कितना, ये हो जाएगा आपका 40। तो परसेंटेज ऑफ विमेन इन द ग्रुप इज 40% एंड दैट्स योर ऑप्शन 3। अभी कहता है एक क्लास में बॉयज के एवरेज मार्क्स हैं 52 और गर्ल्स के हैं 42, और दोनों के कंबाइंड एवरेज है 50। यू हैव टू फाइंड परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास। तो सपोज नंबर ऑफ बॉयज B है और नंबर ऑफ गर्ल्स G है। अब बॉयज का एवरेज 52 है और गर्ल्स का एवरेज 42 है और कंबाइंड एवरेज 50 है, तो हमको पता है कि जो X कंबाइंड है वो है आपका 52B प्लस 42G अपॉन B प्लस G, और कंबाइंड एवरेज है आपका 50, तो ये हो गया 50B। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2B बराबर हो जाएगा आपका 8G के, या फिर B इक्वल्स 4G। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बॉयज निकालना है, तो B अपॉन G 4/1, तो B अपॉन B प्लस G 4/5। अब क्योंकि परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20, तो ये कितना आ गया 80%। तो क्लास में 80% बॉयज हैं, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1।